हेलो स्टूडेंट्स, सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर 2 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं इससे। इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ेंगे हम लोग, सीपेज और परमेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, और अच्छी बात यह है कि बहुत ही आसान भी है सारे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जानने के पहले हम चलिए देखते हैं कि ये टोटल स्ट्रेस क्या होता है। सॉइल में टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। तो जो अभी तक हम स्ट्रेस के बारे में जानते थे वही ये भी है। एक सिंपल प्रेशर है जो कि किसी भी लेवल पे, सॉइल के किसी भी लेवल पे एक्ट करता है। जैसे अगर हम एक सॉइल एज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक सॉइल एज्यूम करें, यहाँ पे कोई भी बल्क मास हो, कैसा भी हो ये, ठीक है, एयर वाटर जो भी कुछ है सब इसके अंदर है। तो इसके किसी भी लेवल पे अगर हम जो यहाँ टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, उसी को हम क्या, और ये जो इसका एरिया है, जो पूरा लोड लग रहा है, तो टोटल स्ट्रेस जो सिग्मा से दिखाते हैं वो क्या हो जाएगा, टोटल वेट अपॉन एरिया। ठीक है, अब टोटल वेट अगर हम कहें, ये जो सॉइल है अगर इसका जो यूनिट वेट है उसको हम कह दें गामा, और इसकी हाइट जितनी ये है इसे हम कह देते हैं मान लीजिए h। तो वो टोटल वेट क्या हो जाएगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम अपॉन में एरिया A। तो यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डेप्थ अपॉन में A। ये निकल के क्या आ जाता है, गामा इंटू h। तो टोटल स्ट्रेस जो निकल के आती है वो क्या हो जाती है, गामा इंटू h। ठीक है, तो गामा इंटू h हो गया। अब ये अलग बात है कि अगर यही सॉइल क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि अगर यही ड्राई सॉइल होती, ये हर जगह वैलिड होगा। सॉइल को अगर क्या कर दिया जाए, ड्राई कर दिया जाए, तो यही गामा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गामा डी में। तब क्या हो जाएगा, सिग्मा गामा डी इंटू एच। और अगर यही सैचुरेटेड हो जाए सॉइल, तो यही गामा किस में बदल जाएगा, गामा सैचुरेटेड में, और तब सिग्मा क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इनटू एच। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल स्ट्रेस मींस टोटल वेट। अब यहाँ क्या है, अगर इसके ऊपर कोई एडिशनल लोड भी हम लगा दें, मान लीजिए सॉइल के ऊपर कोई एडिशनल फोर्स भी काम कर रहा था, तो तब क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो सिंपली टोटल वेट हमें लेना है, तो जो फोर्स काम कर रहा है प्लस वेट अपॉन एरिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उस लेवल पर कितना ही टोटल फोर्स लग रहा है उसका पर यूनिट एरिया से अगर हम डिवाइड कर दें, तो जो प्रेशर मिल रहा है उसी को हम टोटल स्ट्रेस कहते हैं सॉइल। दूसरी जो चीज है इफेक्टिव स्ट्रेस जानने के लिए, वो है आपका पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर, इसे न्यूट्रल प्रेशर भी कहते हैं। न्यूट्रल प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर का प्रेशर हर ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, सेम लगता है। ऑल डायरेक्शन में क्या लगता है, ये सेम लगता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर क्या है, तो पोर वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि भाई ये एक सॉइल है और यहाँ पूरी सॉइल है मान लीजिए, और यहाँ कहीं पे क्या है, यहाँ तक पानी उसमें भरा हुआ है, यहाँ तक वाटर टेबल। ठीक है, तो अगर यहाँ तक वाटर टेबल है, मान लेते हैं ये हाइट कितनी है, स्मॉल h, इससे स्मॉल h। तो हम यहाँ पर स्टैंड पाइप या फिर पीजोमीटर मान लीजिए, जैसे कि हमें यहाँ पे निकालना है कोई भी पॉइंट, चलिए बॉटम ही ले लेते हैं, यहाँ पे निकालना है हमें
पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पे हम एक पीजोमीटर कनेक्ट कर देंगे, पीजोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पीजोमीटर होगा ये यहाँ जहां तक वाटर टेबल है वहां तक ये क्या करेगा, वाटर का हेड शो करेगा, मतलब कितनी डेप्थ तक, h डेप्थ तक, ठीक। ये पीजोमीटर की हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, h डेप्थ तक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो पोर वाटर प्रेशर जिसे हम U से दिखाते हैं, तो ये U की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हाइट इसकी क्या हो गई h। तो ये तो प्रेशर हेड हो गया, आपको पता है प्रेशर हेड को अगर प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो गामा से मल्टीप्लाई करना होगा, गामा W से। तो हम गामा W से मल्टीप्लाई कर दें इंटू h कर दें तो हमें ये क्या पता चल जाएगा, पोर प्रेशर पता चल जाएगा यहाँ, ठीक है। अब पोर प्रेशर सिंपली इसका मतलब जिस लेवल पे आप निकाल रहे हैं वहां से वाटर टेबल की डेप्थ आप देख लीजिए। ये तो तब हम बात करते हैं जबकि क्या है ये, कि ये फ्री है, जो वाटर टेबल है यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्री है। अब बात करते हैं कि अगर यहीं पे इसी सॉइल पे, जो सॉइल है इसके ऊपर अगर हम लोड लगा देते हैं तो क्या होगा, ठीक। तो देखें हमने पहली कंडीशन में क्या बोला था, ये हमारी सॉइल है, सॉइल में यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर टेबल है। जब हमने यहाँ पीजोमीटर लगाया, जब हमने यहाँ पे पीजोमीटर लगाया तो पीजोमीटर क्या रीडिंग दे रहा था, जहां तक वाटर टेबल थी, ठीक है, ये सॉइल है, ठीक। अब क्या होगा जब यहाँ पर हम एडिशनल फोर्स लगा देंगे, ठीक है, मान लेते हैं Q, ये क्या है, यूनिट एरिया का ये सरचार्ज बोल दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, तब क्या होगा, देखिए तो होता क्या है कि जैसे ही इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, अब ये जो सॉइल है, अब यहाँ हम दो केस लेके चलेंगे, एक होगा इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट, एक होगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो इमीडिएट इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट में क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ लोड लगाएंगे तो ये जो वाटर के पार्टिकल हैं, ये वाटर के पार्टिकल पे Q का एक्सेस प्रेशर काम करने लग जाएगा। ये वाटर पार्टिकल पे जितना अभी यहाँ पे क्या था, h डेप्थ तक पीजोमीटर की रीडिंग थी, अब क्या होगा जैसे ही Q का लोड लगाया जाएगा तो इन वाटर पार्टिकल के ऊपर भी Q का लोड लग जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि ये जो Q है, जो Q का लोड लगाएंगे तो उसके कारण पानी में एक्चुअल फिनोमेना क्या होना चाहिए था कि जब भी उसके ऊपर लोड लगाते तो वो डिसिपेट हो जाता, वो क्या होता, सॉइल के पोर से धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो बाहर निकल जाता और वो अपना प्रेशर रिलीज कर देता। पर चूंकि जब इमीडिएट इफेक्ट की बात करते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सॉइल लैटरली कन्फाइंड है, सॉइल क्या हो गई है, लैटरली कन्फाइंड। कहने का मतलब ये है कि वाटर डिसिपेट नहीं हो सकता है यहाँ से, तो वाटर डिसिपेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये जो सॉइल है उसके ऊपर आ जाएगा एक्सेस प्रेशर, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। और आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो पीजोमीटर होगा उसमें कुछ वाटर लेवल राइज हो जाएगा, मान लीजिए किस डेप्थ तक, H1 डेप्थ तक, वाटर टेबल में क्या हो जाएगा, पीजोमीटर में राइज हो। या आप ऐसे आप एक अनुभव कर सकते हैं इस चीज को, एक आप बलून लीजिए और बलून में क्या देखेंगे कि बलून सिंपली बलून रखा हो, लेकिन अगर उसको आप एक साइड से दबा देंगे, तो एक साइड से दबाएंगे तो आप क्या फील करेंगे कि क्या होगा, दूसरी साइड से वो क्या होगा, टाइट हो जाता होगा, ठीक है, वो निकलने की कोशिश करता है, उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो H1 हुआ इसे हम क्या कहते हैं, जो H1 हेड बढ़ गया, ये क्या है, यह है आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, इसके ऊपर इतना पोर वाटर प्रेशर और आ गया। ये केवल तभी है जब सॉइल लैटरली कन्फाइंड या इमीडिएट इफेक्ट की बात करें, पानी तुरंत निकल नहीं पाया है, ठीक है। तो H1 बढ़ गया। अब अगर हम पोर वाटर प्रेशर देखेंगे, पोर वाटर प्रेशर अब अगर हम देखेंगे तो एक तो जो सिंपल हाइड्रोलिक प्रेशर था, एक तो जो हाइड्रोलिक प्रेशर था उसके ऊपर, और
दूसरा क्या हो गया, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर और आ गया। ठीक है, दूसरा एक्सेस प्रेशर उसके ऊपर और आ गया। तो जो हाइड्रोलिक प्रेशर था जिसे हम क्या कहते थे, गामा डब्ल्यू इंटू एच निकाले ही थे पहले। अब इसमें इसका H1 का और एडिशन हो गया, मतलब जो पोर वाटर प्रेशर था वो अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पोर वाटर प्रेशर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस H1 की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं कि भाई जो गामा डब्ल्यू इंटू H1 है वो बराबर किसके होगा, Q के, कि जितना हमने जितना सरचार्ज का लगाया है उतना ही प्रेशर बढ़ा है उसके ऊपर। तो इसका मतलब H1 क्या हो जाएगा, Q अपॉन गामा डब्ल्यू। जितना सरचार्ज लगा है उसको अगर हम गामा डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना हेड इंक्रीज हुआ है वाटर का, कितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट हुआ। ठीक है, ये बात होती है। दूसरा अगर हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो ये एडिशनल प्रेशर जनरेट हुआ था ड्यू टू द सरचार्ज, जो एडिशनल सॉइल है हम देख रहे हैं, जो ये हमने कहा था इसके ऊपर जो H1 का प्रेशर, अब क्या होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जब भी प्रेशर लगाएंगे तो पानी निकलना चाहेगा, तो ये तुरंत तो हो नहीं पाया था इसलिए एडिशनल प्रेशर आया था इसके अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट की तो वाटर धीरे धीरे क्या होगा, डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसिपेट होना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे ये वाटर डिसिपेट माने यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, जिधर भी परमेबल मीडिया होगा, जहां भी ड्रेनेज स्पेस के हिसाब से, जहां भी ड्रेनेज स्पेस है हमारा सॉइल में, वहां से वाटर क्या होगा, धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वाटर धीरे धीरे निकलना होगा तो जो ये H1 आपका एडिशनल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आया था ये भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा वो एक टाइम बाद जाके क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। मतलब ये H फिर से H हो गया जीरो और फिर से वाटर लेवल कहाँ पहुंच जाएगा, वहीं पे जहां पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जीरो हो गया तो अब पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच ही रह जाएगा, या हम कहें कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जो हम सरचार्ज लगाएंगे, एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं, उसके ऊपर पोर वाटर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसमें हमेशा लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाला ही लेके चलेंगे अगर सरचार्ज लगा हुआ है तो, अनटिल अनलेस जब तक कि क्वेश्चन में खुद ना कह दे कि वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है या इमीडिएट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड की बात कर रहा है। जब तक वो नहीं कहेगा तब तक आप हमेशा यही केस लेके चलेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पोर वाटर प्रेशर के बारे में पता चल गया आपको। अब देखते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा बार से दिखाते हैं। ये होता क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस, ये होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, या कभी कभी हम इसको ग्रेन सॉइल के ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर लोड भी कहते हैं। जो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर लोड हो रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस कह देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान हो गया है ना। यूनिट्स की बात करें तो सभी की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो स्ट्रेस या प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक, तो अब ये हमें पता चल गया कि इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है। लेकिन अब समस्या ये है कि ये जो वाटर है ये सॉइल में कई तरीके से पाया जाता है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि सॉइल में वाटर किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, सॉइल वाटर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो सॉइल वाटर स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहला जो पानी आप जानते हो जिसके बारे में, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर। इसको ग्रेविटेशनल वाटर क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो भाई ऐसा वाटर जिसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स है, इसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स लगता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने का फायदा क्या है, मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो आप ये ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए जो भी वाटर होगा इसकी टेंडेंसी क्या होगी? टू मूव डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो पानी होता है वो डायरेक्टली क्या करता है? सीधे नीचे की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली contributes in वाटर टेबल। ठीक है, और जो इसकी टॉप लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहते हैं। ठीक, उसी को हम लोग वाटर टेबल कहते हैं। मतलब ये क्या होगा? ये पानी क्या हो रहा है? डायरेक्टली ड्रेन होके नीचे जाके कहाँ पहुंच जा रहा है? वाटर टेबल से मिल जा रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। और इसके ऊपर जो प्रीडोमिनेंट फोर्स होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब जो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं उसे कहते हैं हम लोग कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जो सॉइल में जो पोर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? जो पोर्स होते हैं सॉइल के, वर्क्स एज कैपिलरी, वो कैपिलरी ट्यूब की भांति काम करते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर टेबल का जो पानी होता है, इसके नीचे तो ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन के कारण वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है? वाटर टेबल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है? टू मूव अपवर्ड होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये ऊपर वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल सैचुरेट होती है वो किसके कारण हो रही है? ये कैपिलरी वाटर के कारण हो रही है। ठीक है, तो ये वाटर टेबल के ऊपर के सॉइल को क्या कर देता है? सैचुरेट कर देता है। ठीक, क्यों होता है? जो इफेक्टिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो है सरफेस टेंशन। पहले भी इसके बारे एफएम में भी आप पढ़ेंगे कैपिलरी क्यों होती है। कैपिलरी होती है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, अब चूंकि ये ग्रेविटेशनल वाटर का जस्ट इनवर्स है, तो यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, सॉइल में कंप्रेशन को पॉजिटिव और टेंशन को निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? टेंशन आ रही है, चूंकि फोर्स क्या है? यहाँ पे टेंशन का है। तो इसलिए कैपिलरी जोन में जो पोर वाटर प्रेशर होगा उसकी टेंडेंसी नेगेटिव हो जाती है। और पोर वाटर प्रेशर को हम लोग यहाँ क्या लेते हैं? पोर वाटर प्रेशर इन कैपिलरी जोन क्या लेते हैं? वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। आगे देखते हैं। तो ये जो आपका कैपिलरी राइज है, अगर हम उसको निकालना चाहें तो ये हम एफएम में भी पढ़ेंगे। कैपिलरी राइज जो HC होता है वो हम दे देते हैं किससे? 4 सिग्मा अपॉन गामा W इंटू डी, जहां सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन है, और गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, और डी क्या हो गया हमारा? डी हो जाता है डाया ऑफ फ्यूल, यहाँ पे पोर हो जाए।
ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। लेकिन सॉइल में जब हम लोग इसको निकालते हैं तो हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, जो कि क्या हो जाता है C/E/D10, जहां पे HC की वैल्यू जो आएगी वो सेंटीमीटर्स में आएगी। E जो होता है ये आप जानते हैं वॉइड रेशियो होता है, और D10 हमारा क्या होता है इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल। D10 क्या हो जाता है इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल, जो भी हमें किस में लेते हैं सेंटीमीटर में। यहाँ पर C क्या है, C एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रख दीजिए, जिसकी वैल्यू 0.1 से 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैपिलरी राइज अगर निकालना हो तो निकाल लेते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें कि इसका मतलब ये है कि अगर हम कैपिलरी जोन की बात करते हैं तो कैपिलरी जोन में जो पोर वाटर प्रेशर क्या हो गया नेगेटिव। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकालें कैपिलरी जोन में, इफेक्टिव स्ट्रेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बार, तो वैसे सिग्मा क्या होता है सिग्मा माइनस यू, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस यू। क्यों, क्योंकि कैपिलरी जोन में क्या हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैपिलरी जोन में पोर वाटर प्रेशर के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कैपिलरी जोन में इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाए, क्यों, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरे डेफिनेशंस थी इन तीनों चीजों की। इतना जानने के बाद अब हम लोग डिफरेंट केसेस स्टडी कर सकते हैं जिसमें कि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना रहेगा हमें। अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से ये केसेस हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्टली वैसे ही इसके न्यूमेरिकल भी होंगे, बस उनकी वैल्यूज की होंगी बस, ठीक है। तो हम चलिए एक तो सिंपल केस ले लेते हैं, एक ड्राई सॉइल का, जिसकी हाइट कितनी है h है और इसकी यूनिट वेट कितना गामा। तो अगर हम इसमें टॉप सेक्शन पे बात करें तो वहां ऊपर कोई वेट नहीं है, तो टोटल स्ट्रेस 0, पोर वाटर प्रेशर भी इसमें 0 है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर बॉटम की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगी गामा इंटू एच। वाटर टेबल यहाँ है नहीं तो पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा 0 और सिग्मा बार क्या आ जाएगा सिग्मा माइनस यू, तो वो वैल्यू भी क्या आ जाएगी गामा इंटू एच, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करें, यही सॉइल जो मॉइस्ट सॉइल है या बल्क मास है, इसी में अगर Q का क्या लग जाए सरचार्ज लग जाए, तब क्या हो जाएगा, बाकी सारे डाटा सेम है। ऐसी सिचुएशन में आप देखिए, अब यहाँ पर टोटल कुछ वेट है, कितना है Q के बराबर, लेकिन पानी नहीं है तो पोर वाटर प्रेशर 0, तो सिग्मा बार जो कि सिग्मा माइनस यू होता है वो किसके बराबर हो जाएगी Q, माने जितना सरचार्ज लग रहा है उतनी की इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगी। मेरे हिसाब से बहुत आसान है ये, मैं करता जा रहा हूँ, आप देखते रहिए एकदम। यहाँ टोटल वेट अगर निकालें तो Q फोर्स बढ़ गया है, बाकी तो सॉइल का वेट है, पोर वाटर प्रेशर कुछ है नहीं, तो सिग्मा बार क्या हो जाएगा Q प्लस गामा H। तो ये तो था सिंपल केस। अब जरा देखते हैं अगर वाटर टेबल आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। एक केस हम लोग देखते हैं जिसमें कि वाटर टेबल जो है वो कहाँ पे है सरफेस पे। अगर ये बताइए कि वाटर टेबल सरफेस पे है तो वो सॉइल कैसी होगी फुली सैचुरेटेड होगी, तो यहाँ पे गामा ना लिख के हम क्या लिखेंगे गामा सैचुरेटेड। अब यहाँ देखिए कोई भी ऊपर वेट नहीं है तो सिग्मा 0, पानी ऊपर नहीं है यू भी 0, तो सिग्मा बार भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बॉटम, अगर बॉटम सेक्शन की बात करें तो यहाँ टोटल वेट अगर देखें तो अब सॉइल कैसी हो गई है सैचुरेटेड,
हम क्या यूज करेंगे, गामा सैचुरेटेड इनटू एच। पोर वाटर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे वाटर टेबल की हाइट भी कितनी है, एच, कितना आ जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ अगर पीजोमीटर लगाएंगे तो वो कितना राइज दिखाएगा, एच का राइज दिखाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच हो गया। तो सिग्मा अगर बार निकालें जो कि सिग्मा माइनस यू होता है तो क्या आ जाएगा, वो गामा सैचुरेटेड इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, या फिर इसे हम कह सकते हैं गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, और ये निकल के क्या आ जाएगा, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच। मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर वाटर टेबल क्या हो जाती है, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो जहां ड्राई रहता है वहां गामा के, अगर सैचुरेटेड हो गया तो गामा सबमर्ज्ड इंटू एच के बराबर हो जाती है। ठीक, अब यहीं पे अगर हम कहें, ये तो पूरे में था, तो यहाँ अगर देख लिया जाए, अगर हम कहें कहीं यहीं तक वाटर टेबल है, ऐसे सिचुएशन में नीचे की सॉइल तो सैचुरेटेड होगी लेकिन ऊपर की सॉइल को हम ड्राई मान लेते हैं। अगर ये हाइट H1 हो या हाइट H2 हो तो यहाँ अगर हम बात करें तो फिर से कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे सब जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम सिग्मा निकाल लें तो क्या हो जाएगा, वो गामा डी इंटू एच। यहाँ ऊपर कोई वाटर टेबल है नहीं तो यू क्या हो जाएगा, जीरो, और सिग्मा बार क्या आ जाएगा, गामा डी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ अगर बॉटम पे निकालना है हमें तो बॉटम पे सिग्मा क्या हो जाएगा, सारा वेट ऊपर से लेके नीचे तक जो वेट है सब ऐड कर दें। तो पहले गामा डी इंटू एच वन ड्राई सॉइल का वेट, उसके बाद जो नीचे की सैचुरेटेड सॉइल है गामा सैचुरेटेड इंटू एच टू, ये बना। अब अगर पोर वाटर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे जो वाटर टेबल की हाइट है वो क्या है, H2, क्या हो जाएगा ये गामा W इंटू H2। तो इस तरीके से अगर हम सिग्मा बार कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होता है, सिग्मा माइनस यू, मतलब यह आ जाएगा गामा डी H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2 माइनस गामा W H2। इन दोनों को साथ लें तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो क्या आ गया, गामा सबमर्ज्ड इनटू H2। तो यहाँ अगर हमें इसकी प्रोफाइल भी बनानी पड़े तो हम बना सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर है जीरो, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है, गामा डी इंटू H1, और यहाँ पे कितना हो गया, गामा डी H1 प्लस गामा सबमर्ज्ड H2। वैल्यू पर डिपेंड करेगा कितना बढ़ाया जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जितनी इनकी, तो ये कुछ इस तरह का हमारी प्रोफाइल भी बन के आ जाए। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा कि अच्छा अब यहाँ से हम एक चीज ये देख रहे हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जहां तक सॉइल ड्राई है वहां ड्राई पे ही डिपेंड करती है, पर जहां पर सॉइल सैचुरेटेड है वहां सबमर्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस चीज का अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो डायरेक्ट सिग्मा बार अगर निकालना हो तो जहां तक ड्राई रहे वहां तो ड्राई लीजिए, जहां अंडर वाटर टेबल आ जाए वहां सबमर्ज लेके चल सकते हैं।